सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। मेरे साथ आज इस प्रेस वार्ता में हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री संजीव कटवाल जी, प्रदेश पार्टी के कोषाध्यक्ष संजय सूद जी और सह मीडिया प्रभारी करण नंदा जी भी उपस्थित है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों की उपलब्धियों को देखकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं और बौखलाहट में नित्य नई तथ्यहीन बयानबाजी करते हैं और निराधार आरोप लगाता है। उससे उनके मन में घबराहट है और जिन्हें पद भी मिले हैं वो भी अपनी ही बात कर रहे हैं। खुद को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं और इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये कहना मजबूरी है, तभी विधायक बनेंगे। ये हालात आज हिमाचल प्रदेश की राजनीति में है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी विधायक बनने के लिए मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में अपने आप को घोषित करने की आवश्यकता पड़ रही है। ये इसलिए है कि हमारी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से रणनीति भी बनाई है और एक रोड मैप भी तैयार किया। हमारी पार्टी ने एक तो ये तय किया है कि हम जो हमारा संगठन नीचे बूथ तक मजबूती से खड़ा, उस बूथ स्तर तक के हर कार्यकर्ता को सक्रिय करना है, एक्टिवेट करना। उसके लिए अनेक कार्यक्रम हमारी पार्टी ने विचार किए हैं। सबसे अहम कड़ी बूथ अध्यक्ष, बीएलए, बूथ पालक, इनको हमारी पार्टी त्रिदेव बोलती है। इनके संसदीय क्षेत्र से सम्मेलन 27 मई को कांगड़ा में हो गया और बाकी 3 लोकसभा क्षेत्रों में भी जो है अभी जून माह में ये संपन्न हो जाएगी। उसके बाद हर मोर्चे का मंडल पर सम्मेलन, हमारे 7 मोर्चे, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अन्य पिछड़ा वर्ग, हर मोर्चे के मंडल पर सम्मेलन और प्रदेश पर रैलियां। उसी तरह से ग्राम केंद्र प्रमुखों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो चुके हैं। आगे मंडल के कार्यकर्ताओं के चुनावी प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर ये जुलाई और अगस्त महीने में। इसी तरह से जो बूथ पर हमने पन्ना प्रमुख बनाए, पन्ना समितियों का गठन किया है, उन पन्ना समितियों के सम्मेलन भी विधानसभा क्षेत्र से आयोजित किए जाएंगे और इन सभी कार्यक्रमों में हिमाचल प्रदेश पार्टी के वरिष्ठ नेता या केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय नेता भाग लेंगे। तो एक तो इस तरह से हमने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट, सक्रिय करने की योजना बनाई है और साथ ही जो हमारे शहरी निकाय, पंचायती राज संस्थाओं में हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनके पंच परमेश्वर सम्मेलन आयोजित करके उनको भी चुनाव की दृष्टि से काम देना, उनका उपयोग भी जो हमारी पार्टी के समर्थित
जनप्रतिनिधि जीते हैं उसके लिए करने की योजना। और दूसरा, इन सब के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हम जो केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाएं हैं, उनके जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी, उनको संपर्क करना। आज केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के हिमाचल प्रदेश में 32 लाख लाभार्थी, और वो 32 लाख में भी कई ऐसे हैं जिनको एक नहीं अनेक योजनाओं में लाभ मिले। 32 लाख को तो सेग्रीगेट किया गया है। आप देखेंगे, अगर प्रमुख योजनाओं की चर्चा करें तो केंद्र सरकार की अगर आयुष्मान योजना 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की है, तो हिमाचल प्रदेश में उसके 4,28,000 लाभार्थी। हमारी सरकार ने, प्रदेश सरकार ने उसी तरह 5 लाख तक के इलाज के लिए हिमकेयर योजना शुरू की है, उसमें हिमाचल प्रदेश के 2,40,000 लाभार्थी। इसी तरह से गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए सहारा, तो उसी के लाभार्थी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की केंद्र की उज्ज्वला योजना के हिमाचल प्रदेश के ही 1,37,000 सुविधा योजना शुरू की थी, उसके आज तक 3,23,000 लाभार्थी। इसी तरह से किसान सम्मान निधि जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की, हर किसान के खाते में 4 महीने बाद 2,000 साल का 6,000 पड़ता है, उसके हिमाचल प्रदेश में 9,37,000 लाभार्थी। जो कोरोना के समय प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना शुरू हुई कि गरीब व्यक्ति को 5 किलो आटा या चावल और 1 किलो दाल मुफ्त में देंगे, उसके ही हिमाचल में जो है 30,07,000 लाभार्थी। ऐसे ही आवास निर्माण में भी जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, मुख्यमंत्री आवास योजना भी है, लगभग 1.5 लाख लाभार्थी उस योजनाओं के। वन रैंक वन पेंशन हमने शुरू किया, 1 लाख भूतपूर्व सैनिकों को उसका लाभ मिला। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाया, 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों की आय सीमा की शर्त हटाकर, अभी उसमें आंकड़ा बढ़ेगा, पर अभी तक 2,22,000 लाभार्थी जिनको नई स्कीम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिली। हमारे 10,253 तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाने वाले लोग। ये आंकड़ा 32 लाख से ज्यादा है। जैसे मैंने कहा, एक एक व्यक्ति को 2-2, 3-3, 4-4 योजनाओं का लाभ मिला, तो 32 लाख तो नाम निकलते हैं। इसलिए उनको संपर्क करना, उनको एहसास कराना कि आज तक कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने कभी गरीबों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं बनाई, उन्होंने कभी गरीबों के हित के लिए कोई नीति नहीं बनाई। गरीबी हटाओ का नारा लगाकर सत्ता में तो आए, परंतु उन्हीं गरीबों के लिए कोई योजना नहीं बनाई। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब बनी, तब तब गरीब लोगों के लिए योजनाएं बनी, और आज जो ये मुख्य योजनाएं चल रही हैं, इन्हीं के लाभार्थी जो इस संख्या में हमारे पास है, हम उनसे संपर्क करेंगे। और उसके साथ साथ अभी 2-3 योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी शुरू की है। 125 यूनिट तक बिजली के बिल माफ किए, अभी वो बिल 1 जुलाई के बाद शुरू होंगे। 60 यूनिट तक बिजली के बिल माफ होने की शुरुआत हो चुकी है। उसका अगर आंकड़ा देखेंगे तो 10,37,000 लोगों को जीरो बिल आया इस बार।
और जब 125 यूनिट 1 जुलाई के बाद शुरू होगा तो वो आंकड़ा कहां पहुंचेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के बिल माफ किए। हमारी लगभग 50% आबादी महिलाओं की है। हमारी HRTC की बसेस में उनका किराया अदा किया। तो इस तरह जो हमारी सरकार के बेनिफिशियरी है, योजनाओं के लाभार्थी, उनको संपर्क करके अपनी पार्टी के पक्ष में करना और वोट दिलवाना, ये हमारा प्रयास होगा। और इसके साथ साथ ये भी जनता को बताना कि विकास के काम में भी हम कांग्रेस सरकारों से कई गुना ज्यादा आगे। आज हिमाचल प्रदेश में इन 4.5 सालों में 3530 किलोमीटर मोटर योग्य सड़क का निर्माण, जो पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में 500 किलोमीटर ज्यादा है। हमने जल जीवन मिशन के तहत 8,35,000 नए वाटर कनेक्शन दिए, नलके दिए। हमारी सरकार बनने से पहले हिमाचल प्रदेश में लगभग 7 लाख कनेक्शन थे। 8,35,000 इन्हीं 4.5 सालों में दिए। इसी तरह से एम्स का निर्माण होना, अटल टनल का निर्माण होना, हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण होना, 4 लेन सड़कों का बनना, रेलवे लाइन का काम चलना, ऐसे अनेक विकास के बड़े नए आयाम हैं जो जनता को आकर्षित भी कर रहे हैं। और हम उनको बताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारी डबल इंजन सरकारों का परिणाम है। अब जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी तो जो हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत था उसकी भूमि तक उपलब्ध नहीं हुई थी। बिलासपुर के हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लासेज नरगोटा बगवा में लगती थी। हमारी सरकार आई, केंद्र में भी हमारी सरकार थी, जमीन भी उपलब्ध हुई, भूमि भी उपलब्ध। आज वहां हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज। इसी तरह अटल टनल डबल इंजन सरकार। इसी तरह आज रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ, क्योंकि जो स्टेट का हिस्सा था वो हमारी सरकार ने दिया। रेलवे लाइन की स्वीकृति तो सेंटर ने पहले ही कर दी थी, परंतु यहां कांग्रेस सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया तो काम शुरू। तो ये डबल इंजन की जो सरकार है, इसका परिणाम है कि विकास के ये नए से नए आयाम हम पूरे कर पा रहे हैं। इसलिए इस बात का एहसास जनता को है और कराने का प्रयास होगा कि अगर हम चाहते हैं कि ये योजनाएं लगातार चले, अगर हम चाहते हैं जनहित में और नई योजनाएं बने, और अगर हम चाहते हैं प्रदेश में इसी तरह से विकास के नए आयाम खड़े हों, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना होगा। और हमने जो महसूस किया, जनता इस बात को समझ रही है, रियलाइज कर रही है। और दूसरे राज्यों में भी देखने को मिला। 5 राज्यों के चुनाव जहां हुए, 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन 4 में फिर से रिपीट हुई। यही एहसास हिमाचल की जनता को भी है। इसलिए यहां सरकार रिपीट होने का पूरा वातावरण बना है। और उस वातावरण को देखकर जहां हमारे कांग्रेसी मित्र बौखलाए हैं, वहीं बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में नए नए लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और 2 दिन पहले तो 2 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो इस बात को साबित करता है कि आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बना हुआ है। और ये वातावरण और सुदृढ़ होता जाएगा, क्योंकि अभी अनेक कार्यक्रम हमारे होने हैं और अनेक योजनाओं का लाभ अभी लोगों को मिलना है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, कांग्रेस के लोग सपने देखते होंगे, उनके सपने
मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही साबित होंगे और जो विधानसभा चुनाव इस साल होंगे, भारतीय जनता पार्टी उसमें फिर से सरकार बनाएगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। धन्यवाद। रणधीर जी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एग्जैक्ट उन्होंने जो शब्द कहे हैं, जो निर्दलीय विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को इंजेक्शन लगाया है। देखिए, मैंने यही कहा कि वो बौखलाहट में है। ये शब्दावली लोकतंत्र में किसी भी नेता को शोभा नहीं देती। शब्दों का चयन करना और किसी वरिष्ठ नेताओं के बारे में बोलना, कौन से शब्दों का चयन करना, ये मर्यादा विपक्षी नेताओं को ध्यान में रखनी चाहिए। और जहाँ तक उनके कहने का भाव है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारी पार्टी में पूरे विचार विमर्श के बाद ही ये निर्णय हुआ है और पूरी तरह सभी नेता इस निर्णय से सहमत हैं। रणधीर जी, आप कह रहे हैं कि विचार विमर्श हुआ है, तो धूमल जी, रविंद्र रवि या गुलाब सिंह जी वो कंसल्टेड, क्योंकि रवि साहब इस चीज को मना कर रहे हैं, क्या इनके कंसल्टेशन से हुआ है? Is it a decision of the core group or is it a decision of the high command or is it a decision of जयराम ठाकुर? देखिए, हमारे प्रदेशाध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जो इस निर्णय लेने के लिए अधिकृत नेता थे, उन सबसे बातचीत करके इस निर्णय को लिया। रणधीर जी, ये भी बोला है कांग्रेस वालों ने, सुप्रीम ने खास तौर पर, कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ की वायलेशन है, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये देखना विधानसभा सचिवालय का काम है। विधानसभा सचिवालय वो देखेगा और मुझे लगता है दोनों विधायक इतने परिपक्व तो हैं कि जो उन्होंने किया है वो सोच समझ कर किया होगा। मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। वॉज धूमल साहब कंसल्टेड, यस और नो? मैंने एक नेता की बात नहीं की, मैंने सभी संबंधित नेता जो रेलेवेंट थे सबसे विचार विमर्श करके तय हुआ। रणधीर जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। गुलाब सिंह जी और रविंद्र रवि जी, ये इनको दोनों ही विधायकों ने हराया, होशियार सिंह और प्रकाश राणा ने। क्या इनको ये अवार्ड मिला है या फिर कि उनको हराया गया? ऐसा नहीं है, ऐसा तो कई बार होता है। कई कांग्रेस पार्टी के भी नेता, एमपी, सांसद, एमएलए भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, तो ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ, ऐसा अनेक बार होता है। और बड़े बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेशों के मंत्री, विधायक जो हमारे नेताओं के, हमारे प्रत्याशियों के मुकाबले जीते होते हैं, वो आते हैं। हमने पार्टी को बढ़ाना है, इसलिए हम जोड़ते हैं। कल रविंद्र रवि ने अपनी रिजेंटमेंट शो की है, नाराजगी शो की है कि वो लोग लगातार पार्टी के नेताओं को, पार्टी को या सरकार को लगातार बातें बोलते रहे हैं, सरकार में बोलते रहे, कुछ करते रहे। उन लोगों को पार्टी ने संगठन में शामिल किया, पार्टी में शामिल किया है, उनकी रिजेंटमेंट कल आ गई है। अब कैसे? देखिए, ऐसा है, जब नई दुल्हन घर में आती है तो उसको भी एडजस्ट करने में समय लगता है और बाकी परिवार के लोगों को भी उसके साथ एडजस्ट करने में समय लगता है। और जब लव मैरिज हुई हो तो समय ज्यादा लगता है। बस इतनी बात। गाड़ियों के बाद ये तो दिन मिल जाते हैं। मुझे लगता है मेरी बात में सारा जवाब आ गया। अब और विषय पर प्रश्न करें। आपने अभी 69 नेशनल हाईवे की आपने सीधी 4 लेन की बात की है, उसका क्या हुआ? वो फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक वो जाता है, वो प्रक्रिया चली है, हमारी सरकार उसके लिए प्रयासरत है। चुनाव लड़ा था निर्दलीय और जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा ने भी लड़ा था, तो अब अगला सवाल ये है कि क्या चेतन बरागटा की भी वापसी होने के रास्ते खुले हैं? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। सर, जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने ये बात क्लियर कर दी है कि चुनाव नहीं होंगे, तो क्या इसे प्रदेश की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री के युग का अंत समझा जाए? यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ एकजुटता है और हमेशा हमारी पार्टी की नीति रही है, जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। आज आदरणीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हैं, पार्टी ने उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और उनके साथ पूरी पार्टी, सभी नेता एकजुट है।
रणधीर जी, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हुए कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है कि इनकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत इस बात से की थी कि गैर वाजिब और गैर तथ्यहीन बयानबाजी कांग्रेस की। आपका कहना यह है कि कांग्रेस ये जो सदस्यता रद्द करने की बात कह रही है वो गैर वाजिब है? नहीं, देखिए उसका एक बयान देके थोड़ी रद्द होगी, उसका एक प्रोसेस है, विधानसभा सचिवालय देखेगा।